स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर बीते बरसात के मौसम के दौरान भूस्खलन से 400 मीटर हिस्सों में मलबा आ गया था। तब से हाईवे किनारे मलबा पड़ा है और आवाजाही वन वे चल रही है। अब इस 400 मीटर हिस्से से मलबे का निस्तारण किया जाएगा। ऐसे में बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग में 18 दिसंबर से 3 सप्ताह तक आवाजाही बंद रहेगी। वाहनों को वैकल्पिक मार्ग नंदप्रयाग, सैकोट और कोठियालसैंण और सड़क पर डाइवर्ट किया गया है। और आपको बता दें, वहीं पुरसाड़ी गांव के ग्रामीणों को 16 किलोमीटर की बाजपुर में ठाणा के लोगों को भी अतिरिक्त दूरी नापनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मलबा जो है वो सड़कों पर आ गया है। हालांकि मलबा हटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग में 18 दिसंबर से 3 सप्ताह तक यानी कि 3 हफ्ते तक आवाजाही जो है वाहनों की वो बंद रहेगी। जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में मौसम बरसात का मौसम देखने को मिला है, इसके चलते ये मलबा जो है नीचे सड़क पर आ गया है। और भूस्खलन से 400 मीटर हिस्से में मलबा आ गया है, जिसको हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगले 3 हफ्ते ये सड़क बंद रहेगी। चलिए इसी पे जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, पहले तो बताइएगा मौसम के हवाले से इस वक्त क्या कुछ अपडेट है और हाईवे बंद होने की वजह से कितनी ज्यादा परेशानी लोगों को आ रही है? देखिए, यदि मैं मौसम की बात करूं तो इस समय जो मौसम है वो कहना तो ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बर्फबारी हो रही है और वहीं मैदानी क्षेत्रों में जिससे कहीं न कहीं जो ठंड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कहा जा सकता है कि उत्तराखंड वासियों पर जो ठंड का प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन व्यवस्थाओं में जरूर सुधार करने में जुटा हुआ है, क्योंकि लगातार व्यवस्थाएं बनाने की जिम्मा मुख्यमंत्री पुष्कर इलानी ने प्रशासन को दिया है, क्योंकि जगह जगह पर अलाव से प्रबंध किया जा रहा है। और वही देखिएगा कि जो बद्रीनाथ हाईवे है उस पर जो बरसात के समय में जो मलबा आया था उससे कहने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बनवे वहां पर चलाया जा रहा था और जिससे कहीं ना कहीं जाम की स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम साफ है, यानी कि कहा जा सकता है कि बर्फबारी जरूर है, लेकिन बीच बीच में जो मौसम साफ हो रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन ने अब एक कदम आगे बढ़ाया है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस बद्रीनाथ हाईवे को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि जो 700 मीटर का जो मलबा है उसको हटाने का काम किया जाएगा और ये 3 सप्ताह तक ये काम चलेगा। यानी कि 7 जनवरी तक जो बद्रीनाथ मार्ग है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करते हुए कहीं ना कहीं बद्रीनाथ को जो पर्यटक जाने वाले हैं उनको वहां से भेजा जाएगा। और इसके साथ ही जो आसपास के गांव है उनका भी कहीं ना कहीं संपर्क तो मार्ग से टूटता हुआ नजर आएगा और उनके लिए भी कहीं ना कहीं उनको जो है अधिक दूरी तय करने के बाद उनको अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा। तो इसी तरीके से देखिए रूपावली की आपको बता दूं कि जो पूरा 3 सप्ताह बंद रहेगा, इससे पहले कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो तैयारियां हैं वो पूरी की है। तमाम लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जा रहा है कि यदि अति आवश्यक हो तो ही बद्रीनाथ आए, क्योंकि जो मार्ग है वो बंद रहेगा और जो गाड़ियां हैं फिलहाल धनराज कौन कौन से रूट से जो डाइवर्ट किए गए हैं, क्योंकि अब बर्फबारी का दौर भी जारी है, अभी मौसम बर्फबारी का भी हो चुका है, तो रास्ते पर फिर खतरा बनने की जो है वो सिचुएशन बन सकती है। बात करूँ चार धाम यात्रा की, क्योंकि चार धाम यात्रा से सालों की अब शुरू कर दी गई है और चार धाम यात्रा लगातार चल रही है। उसके साथ ही बर्फ पड़ती है तो बर्फ के चलते कहने के मार्ग बंद होते हैं, क्योंकि बर्फ सड़क पर मोटी मोटी जम जाती है और उनके हटाने के लिए लगातार प्रशासन वहाँ पर मुस्तैद रहता है। तमाम जो मशीनरी है, तकनीकी मशीन, उनसे हटाने का काम किया जाता है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि तमाम जो ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर बर्फ पड़ती है, क्योंकि चार धाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहाँ पर बर्फ पड़नी ही पड़नी होती है। और आप देखिएगा कि अभी जनवरी के महीने कहने के मौसम बात कहा गया है कि जनवरी के महीने में भी बर्फ पड़ना संभव है और ऐसे में रास्ते बंद होते हैं तो कहीं ना कहीं यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रशासन वहाँ पर मुस्तैद रहता है, तमाम बर्फ को हटाने का कार्य किया जाता है। और बद्रीनाथ की बात करूँ तो बद्रीनाथ की जो मलबा पहले से ही पड़ा हुआ है उसको हटाने का काम लगातार प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि 3 सप्ताह के अंदर उस मलबे को हटा लिया जाएगा। बिल्कुल धनराज, कितनी ज्यादा परेशानी अब लोगों को इस चीज के कारण होगी, क्योंकि वन वे था तब भी रास्ता आने जाने के लिए कहीं ना कहीं खुला था, अब तो प्रॉपरली 3 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। देखो रूपाली, देखिए परेशानी जरूर उठानी पड़ेगी, लेकिन ये भी जरूरी है कि वो मलबा वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि बनवे वहाँ पर चल रहा है
और जान की स्थिति वहाँ पर बनती है तो उससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब देखिएगा 3 सप्ताह की बात है, 3 सप्ताह के लिए कहीं न कहीं मुश्किलें जरूर होंगी, क्योंकि उस रास्ते को बंदकर वहाँ से वो मलबा हटाया जाएगा और रास्ता को बिल्कुल सही वहाँ पर किया जाएगा। तो कहीं न कहीं उसके लिए डाइवर्ट रूट किया गया है कि लोग यदि बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो वो डाइवर्ट होते हुए रूट से जा सकते हैं। तमाम पुलिस प्रशासन वहाँ पर लगा होगा, वो उनको गाइड करने का काम वहाँ पर करेगा, यात्रियों को कि किस तरीके से उनको जाना है और कहाँ कैसे उनको अपने गंतव्य तक पहुँचना है। बिल्कुल धनराज, प्रशासन तो यहाँ अपना काम करेगा, लेकिन अब लोगों को समझना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमेशा ये देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं जब इस तरीके से लैंडस्लाइड वगैरह होती है तो आने जाने वाली सड़कों पर लोग कहीं ना कहीं इस चीज को दिमाग में रख के नहीं चलते, तो कहीं ना कहीं मुसीबत का घर दोनों के लिए, प्रशासन के लिए भी सवाल उठता है और लोकल्स के लिए और लोगों के लिए भी। बिल्कुल रूपाली, आपने तो कहा है कि लोगों को भी कहीं न कहीं समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लैंडस्लाइड होते हैं या फिर कहा जाए बर्फ पड़ती है तो उससे कहीं न कहीं लोगों को परेशानी होती है और कई हादसे भी देखने को मिलते हैं। और आप देखिएगा कि हाल ही में जब चारधाम यात्रा के लिए ग्रीष्मकालीन की कहीं न कहीं कई हादसे आपने देखे कि लैंडस्लाइड के कारण कहीं न कहीं हादसे हुए हैं, लेकिन लोगों को समझाना प्रशासन का काम है। लेकिन लोगों को भी कहीं न कहीं समझना होगा कि वो ऐसे समय पर कहीं न कहीं रुक जाए और इस तरह से हादसा ना हो, उसके लिए सावधानी बरतें और लगातार समय समय पर मोटे कब कहाँ पर बारिश या बर्फबारी होनी है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं जनता को ये सोचना होगा कि आखिर वो किस तरीके से यात्रा करें। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद अपील भी करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ग्रीष्मकालीन की जब चारधाम यात्रा चली तो उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कई बार अपने माध्यम से की है और तमाम लोगों से कहा है कि इस समय वो यात्रा न करें, आपने देखा होगा। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ आपको बता दें, बद्रीनाथ हाईवे अगले 3 सप्ताह के लिए बंद रहेगा, क्योंकि मलबा जो है सड़क पर आ चुका है और उसे हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर सीएम धामी की सरकार की तारीफ की है। राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार यूसीसी कानून को लाने के लिए कहा गया था, लेकिन पूर्ववर्ती केंद्र की कांग्रेस सरकारों ने ऐसा नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने पहला मॉडर्न यूसीसी कानून लाने का काम किया, जिसमें सभी वर्गों से राय शुमारी की गई है। अम्बेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, इस सब ने इसका विरोध किया है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। देखिए, मैं बताता हूँ, मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं, वो कहते हैं कौन रोकता है, हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं, सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। वहीं चमोली जिले के खेनूरी गांव में माता पिता का साया खोने के बाद परेशानियों में जीवन यापन कर रहे 3 अनाथ बच्चों की मदद को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाथ बढ़ाया है। मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री ने चमोली प्रशासन की टीम के माध्यम से अनाथ बच्चों के भरण पोषण और सर्दी से बचाव के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचाई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चमोली प्रशासन की टीम ने खेनूरी गांव पहुंचकर मुख्यमंत्री द्वारा बच्चों के लिए भेजी गई आवश्यक वस्तुएं उन्हें उपलब्ध करवाई है। वहीं मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गौरतलब है कि खेनूरी गांव निवासी नैन सिंह की अक्टूबर महीने में बीमारी से मृत्यु हो गई, जबकि उनकी पत्नी स्वर्गीय कुसुम देवी की मृत्यु वर्ष 2020 में हुई थी। ऐसे में उनकी 2 बेटियां संजना और साक्षी के साथ ही बेटा आयुष बेसहारा हो गए हैं। हालांकि गांव के ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह के साथ ही ग्रामीणों की ओर से बच्चों को सहारा दिया जा रहा है,
लेकिन माता पिता का साया सर से उठने के चलते बच्चों के सम्मुख आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में मामले की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलने पर उन्होंने जिला प्रशासन को बच्चों की तबीयत सहायता करते हुए अन्य व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर उप राजस्व निरीक्षक अनुज भंडवाल ने उनके नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने बच्चों के घर पहुंचकर सर्दी से बचाव के लिए बच्चों को कंबल, गर्म कपड़े, फल और पोषण की अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई। इस दौरान राजस्व निरीक्षक ने बच्चों के आवास और शौचालय का निरीक्षण भी किया। उन्होंने सरकार और प्रशासन की ओर से बच्चों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। आज जो है माननीय मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी महोदय चमोली, उप जिलाधिकारी महोदय चमोली के निर्देशन में आज हम यहाँ ठंडरी गांव में आए और ठंड के दृष्टिगत और इनका भोजन, राशन और अन्य स्नैक्स, फल वगैरह और कंबल वगैरह लेके हम इनको फौरी राहत के तौर पे देने आए हैं। इसमें जो है आगे भी जो है समय समय पर जो है इन लोगों को जैसी भी आवश्यकता होगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में इनको मदद की जाएगी। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने मंगलवार को निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर गतिमान कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। आयुक्त ने कहा, कुमाऊं क्षेत्र का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जमरानी बांध परियोजना पूर्ण होने से क्षेत्र में सिंचाई के साथ ही पेयजल की समस्या से होने वाली परेशानियों से लोगों को निजात मिलेगी। उन्होंने कहा, गर्मी के सीजन में हल्द्वानी एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में जो पेयजल की कमी है, जमरानी बांध परियोजना बनने से पेयजल पूर्ण रूप से मिलेगा। वहीं सिंचाई हेतु हल्द्वानी के आसपास क्षेत्रों के साथ ही गुलरभोज और बांध के साथ ही उत्तर प्रदेश के बरेली तक पानी उपलब्ध होगा। आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि 3700 करोड़ की लागत से बनने वाले जमरानी बांध परियोजना वर्ष 2029 में पूर्ण होगी। जमरानी बांध परियोजना की ऊंचाई लगभग 150 मीटर होगी तथा लंबाई 10 किलोमीटर तक होगी। उन्होंने कहा, वर्तमान में 600 मीटर की 2 टनल का कार्य गतिमान है, जिसके द्वारा पानी का डायवर्जन किया जा रहा है, जिसका कार्य लगभग 16 महीने पश्चात पूर्ण होगा। डायवर्जन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात बांध का निर्माण होगा। तो वो अभी जो रिक्वायरमेंट है जिसको कुमाऊं का ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसकी कॉस्ट लगभग 3700 करोड़ के आसपास है। और इसमें इससे जो हमें फ़ायदा होगा, एक तो इरिगेशन के क्षेत्र में होगा और दूसरा जो हल्द्वानी की जो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह से आप जानते हैं कि इम्प्रूवमेंट होगा और पानी ज़्यादा मिलेगा, बढ़ा हुआ पानी हमको मिलेगा। तो ये प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होना है 2029 तक इसको पूरा होना है। आज हम साइट पे देखने आए थे। कुल मिला के जो काम होंगे, एक तो जो डैम है वो तो बनेगा जिसकी लगभग 150 मीटर इसकी हाइट होगी और पूरे 10 किलोमीटर के इलाके में एक बड़ी झील भी बन जाएगी जो इस पानी को स्टोर करेंगे। तो अभी जो काम होने हैं, सबसे पहले तो एक बफर डैम बनेगा और 600 मीटर की पहाड़ के अंदर एक टनल बनेगी, जिस टनल के थ्रू फिलहाल पानी को हम जाने देंगे ताकि हम एक्चुअल डैम पे काम कर सकें। एक डाउनस्ट्रीम में एक और कॉपर डैम बनेगा ताकि जो नदी का, गौला नदी का पानी बैकलैश से ऊपर ना आए। तो वर्तमान में जो काम चल रहा है, जो हमारा बेसिकली टनल बनेगा, टनल की जो एग्जिट उस पर प्रोटेक्शन वर्क चल रहा है, जिसमें सेल्फ लिंग एंकर्स बन रहे हैं और लगभग 40 के आसपास साइड पे इंजीनियर्स हैं। उनकी अभी हमने लैब भी देखी, एक टेस्ट भी मैंने रैंडमली यहाँ पे कराया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि लगातार इसकी निगरानी होती रहनी चाहिए और कोई सामंजस्य की कमी डिपार्टमेंट के बीच नहीं आ पाए और टाइमली प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो और इसका लाभ कुमाऊं के जो हमारे निवासी हैं उनको मिले। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं आयुक्त सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जिला अधिकारी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने डीएम, एडीएम और कोर्ट कार्यों, पर्वतीय और मैदानी रिकॉर्ड रूम, खनन पटल और CRA सेक्शन सहित अन्य पटल का निरीक्षण किया। इस दौरान मिली खामियों पर नाराजगी जताई और उन्होंने संबंधित पटल सहायकों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने और अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने कहा कि रिकॉर्ड रूम के एक सेक्शन को डिजिटाइज किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले के रिकॉर्ड रूम का एक सेक्शन डिजिटाइज होगा तो इसी तर्ज पर धीरे धीरे सभी सेक्शन को डिजिटाइज किया जा सकेगा।
अपर जिलाधिकारी कार्यालय के निरीक्षण के दौरान आयुक्त को एडीएम की कोर्ट केसों में काफी खामियां मिली। आयुक्त ने एडीएम को 1 महीने का समय देते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सिस्टम में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केस डायरी के अनुसार वादों की सुनवाई ऑर्डर शीट में हस्ताक्षर हो। इस मामले में डीएम को एडीएम की कोर्ट को रिव्यू करने और 1 महीने बाद पुनः निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। साल जो कलेक्ट्रेट है इसका वार्षिक इंस्पेक्शन यहाँ पे किया गया था और मुख्यतः एक तो जो अलग अलग न्यायालयों में कोर्ट केसेस चल रहे हैं इसमें कलेक्टर का न्यायालय है, यहाँ पे 2 एडीएम्स हैं उनके न्यायालय, इसको देखा गया और जो कलेक्टर के न्यायालय है इसमें व्यवस्था ठीक मिली। केवल एक पर्टिकुलर न्यायालय में मुझे लगता है कि काफी कमियां हैं और उसमें सुधार करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा सीआरए सेक्शन है जहाँ पे रजिस्ट्री जो वसूली है, अलग देयक आते हैं, उनको भी देखा गया और इसमें वसूली की स्थिति ठीक पाई गई। कुछ माइनिंग के मामले ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है थोड़ा गति लाने की आवश्यकता है और सरकार का रेवेन्यू वहाँ पे इससे निकल के आएगा और बाकी सब पटलों पे जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक पाई। राजस्व विभाग की विशेष अन्वेषण इकाई ने देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार की आयरन स्क्रैप फार्मों पर छापेमारी कर 12 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट का फर्जीवाड़ा उजागर किया है। अपर आयुक्त गढ़वाल जोन पीएस डुंगरियाल और संयुक्त आयुक्त अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 टीमों ने ये कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि कारोबारी फर्जी बिलों के माध्यम से आईटीसी का लाभ उठा रहे थे। कार्रवाई के बाद स्क्रैप कारोबारियों ने गलती स्वीकार कर 81 लाख रुपए जमा कर दिए। विभाग ने फॉर्मों के दस्तावेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अपर आयुक्त राज्य कर पीएस डुंगरियाल ने बताया कि जल्द ही 1 करोड़ रुपए और वसूले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। हाँ, इसमें हमारी टीमों द्वारा जो है कि 5 फर्मों की जांच की गई थी, जो देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार। और इसमें ऋषिकेश की स्कीम जो हरिद्वार में की गई थी वो सूची फर्म का था, जिसमें से मुख्यतः अरहान ट्रेडर्स, हिंदुस्तान ट्रेडर्स, सिद्धवली बिल्डर्स और एसके स्टील की जांच की गई थी। इनके द्वारा विशिष्ट किया गया फर्जी बिलें जारी की जा रही थी और 12 करोड़ के आसपास आईटीसी इवेजन के द्वारा किया गया था। जांच के समय में हमारे अधिकारियों के द्वारा 70 लाख के आसपास जमा भी कराया गया है और इसकी विस्तृत जांच व्यवस्था इकाई देहरादून द्वारा की जा रही है। 12 करोड़ में से अभी तक 80 लाख जमा हो चुका है और इनकी विस्तृत जांच नियमित रूप से चल रही है। हाँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। हमारे हरिद्वार की टीम के द्वारा भी जो है लगातार वाहनों की जांच, शेष फर्मों की जांच और आयरन स्टीलों की फर्मों की लगातार निगरानी रखी जा रही है और जैसे आगामी जांच होगी हम आपको। पौड़ी जिले में साइबर एंड फाइनेंशियल धोखाधड़ी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसके झांसे में आकर लोग अपनी लाखों रुपए की जमा पूंजी पल भर में गंवा रहे हैं। इस साल पुलिस ने साइबर एंड फाइनेंशियल धोखाधड़ी के कुल 72 मुकदमे दर्ज किए हैं और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस इस साल 58 अभियुक्तों को पकड़कर 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि साइबर ठगों से वसूल कर साइबर एंड फाइनेंशियल फ्रॉड का झांसे में आए पीड़ितों को लौटा चुकी है। एसएसपी ने साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों से सूझबूझ से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने और ठगी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की अपील की है। जनपद पौड़ी गढ़वाल की पुलिस के द्वारा लगातार फाइनेंशियल फ्रॉड व साइबर फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 72 मुकदमे वर्ष में पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें कुल 58 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और कुल 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि विक्टिम को वापस करवाई गई है। मेरा समझ जनता से अनुरोध है, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल या साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी आप शिकायत 1930 के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य दें और निकटतम पुलिस स्टेशन में भी इसकी शिकायत अवश्य करवाएं। आप कभी किसी भी प्रकार की कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका सत्यापन अवश्य करवाएं और सत्यापन करवाने के उपरांत ही
निकाय चुनाव नजदीक है और इसके लिए बकायदा शासन की ओर से पदों के आरक्षण की अंतरिम सूची भी जारी हो गई है। वहीं नगर पंचायत थराली के देवराड़ा वार्ड के निवासियों ने देवराड़ा को नगर पंचायत से पृथक करने की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। इससे पूर्व भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देवराड़ा वार्ड के वासियों ने अपनी इसी मांग को लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन भेजा था। साथ ही लोकसभा चुनाव का भी पूरी तरह बहिष्कार किया था। अपनी इसी मांग को लेकर देवराड़ा वार्ड के निवासियों ने एक बार फिर निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। देवराड़ा वार्ड के निवासियों से वार्ता करने के लिए थराली विधायक भूपाल राम चमता देवराड़ा पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि देवराड़ा वार्ड को नगर पंचायत से पृथक करने की मांग को लेकर वो ग्रामीणों के एक शिष्टमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी उनके द्वारा इस विषय में शासन स्तर पर पत्राचार किए गए थे, जिस पर शासन ने स्पष्ट किया था कि परिसीमन न होने के चलते फिलहाल निकायों में किसी भी गांव को जोड़ा जाना या हटाया जाना संभव नहीं है। थराली विधायक ने ग्रामीणों से चुनाव बहिष्कार न करने की अपील करते हुए उन्हें आश्वस्त किया है कि वे शिष्टमंडल के साथ मुख्यमंत्री से वार्ता कर इस मामले में जल्द समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। आगामी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस टाइम संपूर्ण नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 की सम्मान जनता ने विरोध किया था। आज नगर निकाय का चुनाव का रिजल्ट बच चुका है, ठीक है, सामान्य हो चुकी है, दावेदार वो तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी ग्राम सभा देवराड़ा की जनता योग के साथ है और देवराड़ा की ग्राम सभा विरोध करेगी और ये हमें विश्वास है। आज विधायक जी का आने का कारण था कि विधायक जी हमें विश्वास दिलाएंगे, विधायक जी ने विश्वास दिलाया, फिर भी जनता मानने को तैयार नहीं और विरोधी मुझे लग रहा है। और कल मुझे सुबह मैंने एक सुझाव दिया है, 4 लोग मेरे साथ हैं और उनसे आग्रह करेंगे नगर पंचायत में परिसीमन नहीं और परिसीमन न होने की वजह से न पृथक किया जा सकता है और नई ग्राम पंचायत में जुड़ सकती है। संबंध में हनुमान संबंधित मंत्री इन लोगों के समक्ष वार्ता करेंगे और जो भी सुझाव डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष पद के और अन्य 20 वार्डों के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी ने अब नए सिरे से आवेदन मांगने शुरू कर दिए हैं। बीते सोमवार से अध्यक्ष और सभासद पदों के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता एवं महिलाओं ने भी आवेदन के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंगलवार तक आवेदन करने की समय सीमा निर्धारित की गई थी और बता दें कि नगर निकाय में आरक्षण के बाद बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस नए सिरे से संभावित प्रत्याशियों से आवेदन मांग रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने बताया कि कांग्रेस मजबूत उम्मीदवार का चयन करेगी और चुनाव जीतेगी, इसलिए नए सिरे से आवेदन दिए जा रहे हैं। बुधवार के दिन निकाय प्रभारी और पूर्व सचिव प्रकाश जोशी डोईवाला निकाय चुनाव के लिए आवेदन कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू लेंगे। प्रत्याशी चयन के लिए हाईकमान और साथ ही साथ उनकी भावनाओं से अवगत भी कराएंगे। देखिए, कई सालों से डोईवाला जो नगर पंचायत क्षेत्र था, उसके बाद नगर पालिका क्षेत्र हुआ, तो अध्यक्ष पद पर रिजर्वेशन था और करीब 3 बार से रिजर्वेशन अध्यक्ष पद पे था। अब जाकर ये सामान्य सीट आई है डोईवाला नगर पालिका की, जिससे डोईवाला क्षेत्र में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनमें उत्साह है। तो कुछ दिन पूर्व हमारे जो देहरादून जिले के निकाय चुनाव के लिए प्रभारी हैं प्रकाश जोशी जी, वो डोईवाला पहुंचे थे और सभी वार्डों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए थे। वार्डों में संगठन विस्तार का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और आज 2 दिन 16 और 17 तारीख तक हम लोग आवेदन ले रहे हैं, अध्यक्ष पद पे भी और सभासद पद पे भी। तो आज शाम 5 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद 19 तारीख को प्रभारी जी प्रकाश जोशी जी डोईवाला पहुंच रहे हैं और सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जितने भी लोग दावेदारी कर रहे हैं 1 to 1 उनके साथ इंटरव्यू लिया जाएगा। प्रकाश जोशी जी बात करेंगे और ये जो स्क्रीनिंग जिस तरीके से की जा रही है, तो जल्द ही मुझे लगता है कि सरकार भी चुनाव घोषित करने जा रही है, चुनाव आयोग चुनाव घोषित कर ही देगा।
तो हमारी तैयारी पूरी रहनी चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन आ चुका है। पहले तो रिजर्वेशन नहीं था, अब हमें पता है कि किस सीट पे किसको चुनाव लड़ाना है। तो इस आवेदन के बाद सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी हमारे पास कि कौन कौन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जो रिजर्वेशन है, ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया गया है, जो सबकी मांग भी थी कि ओबीसी आरक्षण बढ़ना चाहिए। महिलाओं को भी इसमें दावेदारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर और भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। मेरा तो कहना था कि 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, बड़े बड़े मंचों पे बात करते हैं महिलाओं को आरक्षण देने का, तो 50%। चलिए, उत्तराखंड की इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।